cause I'm a bring in the fall. Break the cage and rattle the fall. Raise the globe to save my home with rays of hope, embracing all. Raging memories giving a call. Rise is 10 armies, they shall fall. Hence your fate, I'll liberate and raid my rage as I break the walls. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी कुछ ही दिन पहले ब्रदवी का नया गाना आया है जो कि है बस्ती बाउंस। मुझे गाना काफी बढ़िया लगा है। इट्स लाइक मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स लिरिसिज्म के साथ एक लोकल साउंड जो है, साउथ इंडिया का जो लोकल साउंड है उसका मिश्रण है, जो कि मुझे काफी कैची, काफी सही लगा और बार्स भी काफी सही थे। तो मैंने इसलिए कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि क्या मुझे इसका ब्रेक डाउन करना चाहिए या नहीं। तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हाँ आप कीजिए। सो इसलिए ब्रेक डाउन को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। अब इसमें केवल लिरिकल ब्रेक डाउन ही नहीं बल्कि साथ ही साथ मैं वीडियो के सीन्स का भी ब्रेक डाउन करता रहूंगा। सो वो समझने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये गाना बेसिकली कंटिन्यूएशन है ब्रदवी और जॉर्डिन के पिछले कोलैब का, जो कि था वाइनको। तो वाइनको बेसिकली आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट था और बस्ती बाउंस उसका सीक्वल है। तो अकॉर्डिंगली मैं वीडियो में भी आपको समझाता रहूंगा कि क्या क्या चल रहा है जब वो सीन्स आएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द ब्रेकडाउन ऑफ बस्ती बाउंस। अब वीडियो के शुरुआत में आपको जो दो कैरेक्टर दिख रहे हैं वो, जैसे कि मैंने कहा, बेसिकली वो वाइनको से कंटिन्यू हो रहे हैं वो कैरेक्टर्स। सो बेसिकली दीज आर द सेम कैरेक्टर्स जो वाइनको में एक लड़की को इंप्रेस करने के लिए compete कर रहे थे एक दूसरे के साथ, लेकिन एंड में ब्रदवी उस लड़की को लेकर के चले जाते हैं। तो ये दोनों फिर से कंपटीशन में आ गए हैं एक दूसरे के साथ फाइटिंग करने के लिए, बॉक्सिंग करने के लिए। I'm keeping it cool like Taladoni with cucumber juice and a plate of tachi mum in Kodai on December noons. So ब्रदवी स्टार्ट करते हैं कि he is keeping it cool। Keeping it cool का मतलब ये होता है कि अपना स्टाइल बरकरार रखना एंड ऑल्सो अपना दिमाग ठंडा रखना, दोनों चीजें। सो क्योंकि कूल का लिटरल मीनिंग ठंडा होता है तो उसके साथ धोनी विद क्यूकम्बर जूस का कंपैरिजन किया गया है, क्योंकि धोनी जो है उनको कैप्टन कूल भी कहा जाता है क्योंकि वो जल्दी से अपना आपा नहीं खोते थे फील्ड पे। ही यूज्ड टू स्टे वेरी काम, वेरी कूल अंडर इवन वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। तो जैसे धोनी कूल रहते हैं वैसे ही ब्रदवी कह रहे हैं कि वो भी कूल रहते हैं, लेकिन साथ में क्यूकम्बर जूस भी है क्योंकि क्यूकम्बर जूस जो है वो आपके पेट को ठंडा करता है। And a plate of tachi mum in Kodai on December noons. उसके बाद कूल रेफरेंसेस कंटिन्यू होते हुए कि क्यूकम्बर जूस के साथ साथ अगर आप तची मम खाएं, मतलब कि जो है कर्ड राइस भी आपके पेट को ठंडा करता है तो और भी कूल हो गया। साथ ही साथ अगर आप कोडाई में हो, मतलब कि कोडाई कनल में अगर आप हो, जो कि नॉर्मली एक कूल रीजन ही है, वो हमेशा कूल ही रहता है थ्रू आउट द ईयर, लेकिन दिसंबर में तो और भी ज्यादा कूल हो जाता है क्योंकि दिसंबर में विंटर चल रहा होता है। They can't resist the flow, electric ain't no cutting me. So they can't resist the flow का नॉर्मल मीनिंग ये हो जाता है कि मेरा जो गाने का फ्लो है, जो मेरा रैपिंग का फ्लो है, उसको ये लोग रेजिस्ट नहीं कर सकते, उसको ना तो ये लोग संभाल सकते हैं और ना ही ये लोग इग्नोर कर सकते हैं। वो फ्लो सुनकर मेरे फैन बन जाते हैं बंदे। फिर वो कहते हैं कि ये जो फ्लो है ये इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक फ्लो होने का मतलब है कि बहुत बढ़िया फ्लो है, सिंपल। लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रिक जो चीज होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, वो फ्लो करती है वायर्स में और उसको अगर आप रोकना चाहो तो आपको एक रेजिस्टर लगाना पड़ता है। सो रेजिस्टर के साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी ताल्लुकात है। एंड उसके बाद ब्रदवी कहते हैं ain't no cutting me। इसका नॉर्मल मीनिंग ये होता है कि कोई भी मुझको इग्नोर नहीं कर सकता, जैसे मैं पहले भी रेजिस्ट के साथ भी बोल रहा था। सो कटिंग समवन ऑफ का मतलब कि उसको इग्नोर कर देना होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी कटिंग का ताल्लुकात है, बिकॉज जब पावर कट होता है, सो बेसिकली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई है। एंड ऑल्सो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को कट करना चाहे देन आपको रेजिस्टर लगाना पड़ता है। सो रेजिस्टर, इलेक्ट्रिसिटी, ain't no cutting me, सब कुछ एक साथ वो इलेक्ट्रिसिटी के रेफरेंसेस चल रहे हैं। They can't resist the flow, electric ain't no cutting me. You missed the bus, so I'ma conduct the show like Rajani. You missed the bus का मतलब ये है कि तुम बहुत लेट आए हो यहाँ पर। फिर कहते हैं कि let me conduct the show, मतलब कि यहाँ पर जो भी ये रैप शो चल रहा है या फिर यहाँ पर जो भी रैप के नाम पे जो भी ड्रामा चल रहा है, उस चीज को मैं कंडक्ट करता हूँ। उस चीज का वो चीज बेसिकली मेरे इशारों पे नाचती है। लेकिन साथ ही साथ रजनीकांत का भी रेफरेंस है क्योंकि रजनीकांत जो है वो एक बस कंडक्टर हुआ करते थे पहले। सो इसलिए कंडक्ट द शो लाइक रजनी। एंड ऑल्सो ऑब्वियसली इट कनेक्ट्स विद यू मिस द बस। Never let my demons cave from when I was underground like catacombs. Mama just gassed me up like lungs around them acid fumes.
नेवर लेट माई डीमंस कीव का मतलब ये है कि मेरे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है, डीमंस का मतलब यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स है बेसिकली। सो मेरे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स थे उनको मैंने कभी भी अलाउ नहीं किया कि वो मुझको नीचे दबा दे। कीविंग समवन का मतलब है कि उसको नीचे दबा देना। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कैटाकॉम्ब्स का रेफरेंस है, क्योंकि कैटाकॉम्ब्स जो है वो बेसिकली होते थे अंडरग्राउंड बरियल ग्राउंड्स, जमीन के नीचे कुछ ऐसे गुफाएं खोदी जाती थी जहां पर लोगों को दफनाया जाता था। सो कैटाकॉम्ब्स काइंड ऑफ केव जैसे होते हैं, तो केव और कैटाकॉम्ब का यहाँ पर एक कनेक्शन तो हो गया। ऑब्वियसली कैटाकॉम्ब अंडरग्राउंड होते हैं तो अंडरग्राउंड और कैटाकॉम्ब का भी कनेक्शन हो गया। लेकिन अंडरग्राउंड का दूसरा मीनिंग भी है, वो ये है कि जब ब्रदरवी पॉपुलर नहीं थे, जब वो एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट थे, वो कह रहे हैं कि तब जो मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते थे कि क्या मैं पॉपुलर बन पाऊंगा, विल आई मेक इट इन द सीन, उन चीजों को मैंने कभी भी खुद को दबाने नहीं दिया। और बेसिकली अगर वो उन चीजों को खुद को दबाने देते देन हिज करियर वुड हैव बीन किल्ड, लाइक वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जो कैटाकॉम्ब्स में दबे हुए मरे लोग हैं उनके जैसा मैं नहीं हूं। आई नेवर लेट द डीमंस इनसाइड माय हेड kill me. Never let my demons cave from when I was underground like catacombs. My muchas gas me up like lungs around them acid fumes. My muchas gas me up मतलब कि मेरे जो भाई बंधु हैं उन्होंने मुझको हमेशा गैस अप किया। गैस अप करने का मतलब है कि किसी को बढ़ावा देना कि हाँ भाई तू कर सकता है। और गैसिंग अप का लिटरल मीनिंग होता है कि किसी को गैस से सराउंड कर देना या फिर किसी को गैस से भर देना। तो गैस से भर कब जाता है, जब अगर आप कभी एसिड के फ्यूम्स सूंघ ले, मतलब कि एसिड इवेपोरेट होने से जो धुआं निकलती है वो अगर आप इनहेल कर लें तो आपके लंग्स में वो धुआं भर जाता है और आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि लंग्स जब एसिड फ्यूम से भर जाते हैं वहां पर जो गैस पैदा हो जाता है पूरी तरह से, उसके जितना मेरे भाई बंधुओं ने मुझको गैस अप किया, मतलब कि काफी ज्यादा काफी एक्सट्रीम तरीके से भाई बंधुओं ने उनको सपोर्ट किया है। Looking through my camera zoom for ops that I could have consumed, मतलब कि ब्रदर वी अपने कैमरा से जूम करके देख रहे हैं कि कौन से ये ओपोनेंट्स थे जिनको मैंने खा लिया है अपने करियर बनाते बनाते, जिनको मैंने खत्म कर दिया है। वो उनको इतना ज्यादा भूल चुके हैं कि उनको कैमरा से जूम करके देखना पड़ेगा कि अच्छा ये लोग भी थे, इनको भी मैंने खत्म किया है। वो भूल भी चुके हैं, वो इतने इंसिग्निफिकेंट है ब्रदर वी के लिए। Looking through my camera zoom for ops that I could have consumed. Broke into the house of rap and saw them lock the panic room. Broke into the house of rap मतलब कि ये जो रैप का सीन है इसमें जब मैं दरवाजा तोड़ के आया, बस बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि मुहावरा टाइप का है। तो ये कह रहे हैं ब्रदर कि वो सिर्फ इस रैप के घर में, इस रैप के सीन में आए नहीं, वो दरवाजा तोड़ के आए। और जैसे ही वो इस सीन में आए बाकी जो उनके ओपोनेंट्स थे उन्होंने पैनिक रूम का दरवाजा लॉक कर दिया। पैनिक रूम क्या होता है, जनरली कोई भी अगर बड़ा फैसिलिटी होता है जहां पर कोई खुफिया चीजें रखी जाती हैं या फिर कोई भी ऐसा एरिया जहां पर किसी चीज को सिक्योर किया जाता है, तो वहां पर एक पैनिक रूम होता है जिसमें कि अगर कोई बंदा घुस जाए तो उस रूम में दूसरों का घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है। जनरली आप देखेंगे मूवीज में ऐसा होता है, स्पेशली अमेरिकन मूवीज में, कि अगर किसी का बेस रेड हो गया है और वहां पर पुलिस या फिर ओपोनेंट्स घुस आए हैं तो फिर जिस बंदे का वो बेस है वो जाकर के एक रूम में घुस जाता है, अपने आप को लॉक कर लेता है ताकि जो भी उसको मारने आया है वो उस तक पहुंच ना पाए, उसको मार ना पाए। तो उस चीज को कहते हैं पैनिक रूम, जहां पर कोई भी जिसके पास उस रूम का एक्सेस नहीं है वो घुस नहीं सकता। सो ब्रदर भी ये कह रहे हैं कि जैसे ही वो रैप सीन में आए, बाकी सारे रैपर जिन्होंने अपना एक ठेका बना रखा था वो सब जाकर के पैनिक रूम में खुद को लॉक करने लगे, क्योंकि एक तो वो पैनिक करने लगे कि अरे भाई ये कौन आ गया, हमारा ओपोनेंट। और दूसरी बात ये कि वो लोग बेसिकली ब्रदर को देखने के बाद दूसरों के सामने भी नहीं आना चाहते, वो रूम में लॉक होकर रह जाना चाहते हैं, वो फाइट भी नहीं करना चाहते और ना ही ऑडियंस के सामने आना चाहते हैं। ये कहने का मतलब है। I leave you when your ghostwriters all spook. Anybody claiming he the goat gon' be called soon. I leave you with your ghost writers all spooked. First meaning is pretty easy कि तुम लोग ghost writers यूज करते हो और तुम लोग मेरे को देख के डर रहे हो, जो कि पैनिक रूम के साथ रिलेटेड है बेसिकली। और दूसरा मीनिंग ये है कि घोस्ट जो है वो लिटरली आपको स्पूक कर देता है। स्पूक करने का मतलब डरा देना। So ghosts can spook you, इसलिए ghost writers all spooked. I leave you when your ghostwriters all spook. Anybody claiming he the goat gon' be called soon. ये वाला लाइन काफी आसान है कि अगर कोई भी बोल रहा है इस में कि वो गोट है, मतलब कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, तो मैं उसको मार के उसको काल सूप बना दूंगा, जो कि होता है कोट का सूप। कोट को मार के जो सूप बनाया जाता है। None of y'all are gangsters. You can run and tell your crew you couldn't catch a battery charge of ice will do to sell it you. फिर कह रहे कि इनमें से कोई भी यहाँ पर गैंगस्टर नहीं है, तुम जाके अपने क्रू को बता दो।
अच्छा, ये वाला स्टेटमेंट तो सिंपल था, लेकिन इसके बाद काफी कुछ हो जाता है। वो कहते हैं कि यू कांट कैच अ बैटरी चार्ज। अच्छा, बैटरी चार्ज क्या होता है? एक तो बैटरी होता है ऑब्वियसली, जिससे हम लोग अपने चीजों को चार्ज करते हैं, जिससे कि हमारे फोन्स चलते हैं, जिससे हमारे कैमरास चलते हैं, वो सब तो बैटरीज होते ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ बैटरिंग समवन का मतलब ये होता है कि किसी को मारना। तो जब किसी को ऐसे फिजिकली पीटा जाता है, उसके बाद पुलिस आप पे चार्जेस लगाती है कि तुमने इसको पीटा क्यों, ये तो इलीगल काम है। सो उसको कहते हैं बैटरी चार्ज। तो ब्रदरवी ये कह रहे हैं कि ये जो लोग गैंगस्टर बने फिरते हैं अपने क्रू के साथ, वो लोग एक बैटरी चार्ज भी कैच नहीं कर सकते। मतलब कि वो लोग किसी को मारने भी नहीं जाते हैं, पुलिस भी इनको इग्नोर करती है। सो दे आर जस्ट फेक गैंगस्टर्स। एंड उसके बाद इसको एक डबल एंटोंड्रे बनाते हैं ब्रदरवी, वहां पर ये कह के कि इफ आई थ्रू अ ड्यूरासेल एट यू, तो बेसिकली अगर कोई ड्यूरासेल का बैटरी पकड़ लेता है तो उसको बैटरी चार्ज मिल सकता है। तो ब्रदरवी ये कह रहे हैं कि तेरे पास में ड्यूरासेल भी थ्रो कर दूं तो भी तेरे को बैटरी चार्ज नहीं मिलेगा, ये गैंगस्टर वाला बैटरी चार्ज तो छोड़ ही दे, दूर की बात है। These kids don't realize when in their tweets they provoke you with talk they gon' cost you in the streets like a toll booth. ये लाइन्स काफी आसान है कि ये लोग जो ट्वीट्स पे आपको प्रोवोक करते हैं, बेसिकली जो कीबोर्ड वॉरियर बने रहते हैं, ये अगर कभी सामने आ गए तो फिर ये लोग पिट जाएंगे, मारे भी जा सकते हैं। बट देन अगेन ही टर्न्स इट इनटू अ डबल एंटोंड्रे बाय ड्रॉपिंग द रेफरेंस ऑफ अ टोल बूथ, क्योंकि टोल बूथ जो होता है वो लिटरली स्ट्रीट्स पे लोगों से पैसे लेने के लिए होते हैं, स्ट्रीट्स को यूज करने के लिए। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि दिस गोना कॉस्ट यू का नॉर्मल जो मीनिंग है वो ये है कि खर्चा हो जाना, तो वो टोल बूथ के साथ कनेक्ट होता है। और दूसरा जो इडियोमैटिक मीनिंग है गोना कॉस्ट यू इन द स्ट्रीट्स का, वो ये है कि किसी को मार देना या फिर घायल कर देना बुरी तरीके से स्ट्रीट्स पे। मैं पूछा बोल कुवारे बट्टे दीवाने कई कुरे नाम में उठा वजन ले को जा तू तेरी बाइक कुरे। ये लाइंस काफी सीरियस आते हैं, जहां तक मुझे समझ में आया इनका मीनिंग ब्रैकेट में ही लिखा हुआ था गाने में, सो एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं। We on the mic killed y'all couldn't pull no Myers though. ये वाला लाइन बहुत ही बढ़िया है। ब्रदरवी ये कह रहे हैं कि वी ऑन द माइक किल्स। फर्स्ट मीनिंग ये हो जाता है कि ब्रदरवी ऑन द माइक किल्स द सॉन्ग, मतलब कि ब्रदरवी जब माइक पे आते हैं तब वो बहुत ही बढ़िया सॉन्ग बनाते हैं। ही किल्स द एंटायर बीट एंड द एंटायर सॉन्ग। बट क्योंकि इससे पहले ही गैंगस्टर ओपोनेंट्स की बातचीत हो रही थी, तो वहां पर ब्रदरवी ये कह रहे हैं कि तुम लोग तो किसी को भी किल नहीं कर सकते, ना बीट को किल कर सकते हो, ना सॉन्ग को किल कर सकते हो, ना ही आदमियों को किल कर सकते हो। इसलिए उसका मीनिंग कुछ ऐसे बताया गया है कि यू कुडंट पुल नो मायर्स, तो क्योंकि माइकल मायर्स एक बहुत ही फेमस फिक्शनल किलर है। सो पुलिंग अ मायर का मतलब ये हो जाता है कि कोई माइकल मायर्स जितना खतरनाक किलिंग कर दे। सो भी कह रहे हैं कि उनके ओपोनेंट्स माइकल मायर्स जैसा कुछ भी पुल ऑफ नहीं कर सकते। माइकल मायर्स जैसा वो लोग कुछ भी किसी को भी किल नहीं कर सकते, ना बीट को ना इंसान को। एंड ऑब्वियसली वी ऑन द माइक किल्स का माइक के साथ माइकल मायर्स का भी वर्ड प्ले यहाँ पर है, बिकॉज माइकल मायर्स को माइक मायर्स भी कहा जाता है इन शॉर्ट। बट दिस डज नॉट एंड राइट हियर, क्योंकि ब्रदरवी कहते हैं यहाँ पर कि यू कुडंट पुल नो मायर्स। तो मायर जो है वो एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है बाल, या फिर अगर हम स्ट्रीट लैंग्वेज में कहें देन झाट। सो ब्रदरवी ये कह रहे हैं कि तू मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकता है। यू कुडंट पुल नो मायर्स, तो कि तू मेरा बाल भी खींच के उखाड़ नहीं सकता है। One obviously because he is bald and secondly because बाल उखाड़ने का मतलब होता है कुछ भी किसी को भी किसी तरीके से चोट पहुंचाना। तो ब्रदरवी ये कह रहे हैं कि तू मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकता है, एंड ऑब्वियसली एक और मीनिंग कि तू मेरे झाड़ बराबर भी नहीं है। We on the mic killed y'all couldn't pull no Myers though. Leave you all stupefied like Aussies when Muthaiya bowls. ये वाला भी काफी बढ़िया लाइन है, लीव यू ऑल स्टूपेफाइड लाइक ऑसीज व्हेन मुथैया बोल्स, क्योंकि बेसिकली मुथैया मुरलीधरन ने ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को काफी ज्यादा परेशान किया है अपने खतरनाक स्पिन बॉलिंग से। उन्होंने डेब्यू भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली लास्ट मैच जो था T20 मैच था, वो भी उनका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अबाउट दिस। एक और चीज का भी यहाँ पर रेफरेंस हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, only Brotherवी can say if it is true or not, but basically मुतैया मुरलीधरन को अपने पूरे करियर में बहुत बार उनके बॉलिंग एक्शन के लिए क्रिटिसाइज किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक मैच में एक अंपायर ने मुतैया मुरलीधरन को 7 बार इफ आई रिमेंबर करेक्टली नो बॉल भी करार दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग एक्शन। एंड बाद में इस बॉलिंग एक्शन को लेकर के बहुत सारे रिसर्चेस भी हुए, लाइक साइंटिफिकली लोगों ने रिसर्च किया कि क्या ये बॉलिंग एक्शन एक्चुअली में इलीगल है या नहीं है, और उसको लेकर के बहुत
सारे ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट्स ने या फिर ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट्स ने भी रिसर्च किया है कि क्या उनका बोलिंग एक्शन लीगल है या नहीं। सो इसलिए मुथैया मुरलीधरन के साथ ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारा लफड़ा चला है, लेकिन हर लफड़े में मुथैया मुरलीधरन ही विजेता निकले, क्योंकि अल्टीमेटली ये देखा गया था कि ना तो उनका बॉलिंग एक्शन इलीगल है और ना ही वो किसी तरीके से बॉल को थ्रो कर रहे थे और ना ही वो अंपायर सही था जिसने उसको 7 बार नो बॉल दिया था। इवन जो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन है, एक लेजेंडरी बैट्समैन, उन्होंने भी कहा था कि वो बहुत ही बुरा एक शो ऑफ अंपायरिंग था कि उनको अपने बॉलिंग एक्शन के लिए 7 बार ऐसे नो बॉल करार दिया गया। सो दैट्स व्हाई इट्स अ ह्यूज रेफरेंस, लाइक मुथैया मुरलीधरन लीविंग ऑजीज स्टूपेफाइड, लाइक ऑस्ट्रेलियंस उनके खिलाफ कंप्लीटली डर जाते हैं और पत्थर बन जाते हैं। You gon' feel this burn like setting fire to all the Saudi oil. Thunderstorms, the way I make it rain like Rajamouli boy. अच्छा, सेटिंग फायर का मतलब है कि वही मैंने सीन में आग लगा दिया है, मुहावरा है, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन लिटरली सेटिंग फायर का मतलब है कि लिटरली किसी चीज को जला देना। सऊदी अरेबिया जो है वो अभी आई थिंक अनरिफाइंड ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो बेसिकली ब्रदर ये कह रहे हैं कि अगर सऊदी अरेबिया जो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ अनरिफाइंड ऑयल है इस दुनिया का, उसके सारे के सारे ऑयल पे हम आग लगा दे तो जितना ज्यादा आग लगेगा मैं उतना ज्यादा आग लगाता हूँ इस सीन में। और उसके बाद वो कहते हैं थंडरस्टॉर्म्स द वे आई मेक इट रेन। अब उन्होंने आग तो लगा दिया, फिर वो कह रहे हैं कि वो थंडरस्टॉर्म भी ला रहे हैं, मतलब कि वो पूरी तरीके से तूफान ला रहे हैं सीन में। उसके बाद वो कहते हैं मेक इट रेन। थंडरस्टॉर्म का ऑब्वियसली मेक इट रेन के साथ एक कनेक्शन है, क्योंकि थंडरस्टॉर्म में बहुत ज्यादा मूसलधार वर्षा भी होती है। अब राजामौली के साथ क्या कनेक्शन है, क्योंकि राजामौली के सिनेमास जो हैं वो बहुत ज्यादा अर्निंग करते हैं, बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस पे उनका जादू चलता है। अभी रिसेंटली RRR तो वर्ल्ड फेमस हो गया, गोल्डन ग्लोब्स तक जीत गया। तो बेसिकली ब्रदर ये कह रहे हैं कि आई मेक इट रेन, बेसिकली आई मेक इट रेन मनी। मैं इतना ज्यादा पैसे कमाता हूं कि लगता है कि मैं ही राजामौली हूं। बुक के पहले लाइंस तो इजी हैं। हवा का भी मीनिंग वहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि क्लाउड इन अबंडेंस, कि हवा, हम कहते हैं ना कि इसको जरा हवा मिल गई है, सो क्लाउड। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आता है कि यू गोना बी विद अंकल बेन, क्योंकि शुरुआत से ब्रदर भी अपने ओपोनेंट्स को मारने की बातचीत कर रहे हैं, तो ब्रदर भी ये कह रहे हैं कि यू गोना बी विद अंकल बेन, मतलब कि तुम मर जाएगा, क्योंकि अंकल बेन जो है वो मर चुके हैं। ही इज अ फेमस कैरेक्टर फ्रॉम स्पाइडरमैन कॉमिक्स एंड मूवीज ऑब्वियसली। हुक के इन लाइंस में कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने का है नहीं, दे आर प्रीटी सिंपल। गेत्तू का मीनिंग भी वहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। थ्रो दैट मड एट मी का मतलब ये होता है किसी पे कीचड़ उछालना। हम कहते हैं ना किसी को इंसल्ट करने को कि इस पे कीचड़ उछाला गया है। तो पृथ्वी कह रहे हैं कि अगर मुझ पे कीचड़ उछाला जाता है तो मैं उसको लेकर के उससे घर बना दूंगा, क्योंकि कीचड़ उछालने का मुहावरे वाला मीनिंग तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन लिटरल मीनिंग ये होता है कि किसी पे सही में मतलब मिट्टी से कीचड़ लेके उछाल देना, और लिटरली कीचड़ से घर बनते हैं, मिट्टी से घर बनते हैं। तो पृथ्वी ये कह रहे हैं, कहने का मतलब ये निकलता है कि अगर आप मेरी तरफ कुछ भी नेगेटिव फेंकोगे तो मैं उसको पॉजिटिव में बदल दूंगा, कीचड़ फेंकोगे मैं उसको घर में बदल दूंगा। और इसी के साथ साथ हमें याद आता है द लेजेंडरी लाइंस, चिल्लर उठा के पिल्लर बना दूंगा। तो क्या आपको लगता है कि ब्रदर वी ने यहाँ पर एमबीए के चिल्लर उठा के पिल्लर बना देने के बाद को कॉपी किया है? अपना राय बताइए कमेंट सेक्शन में। अब अगर आपको याद हो तो वाइंको में एक बढ़िया सा लाइन था कि चिन्ना पैया फ्रॉम द ब्लॉक अबाउट टू बी अ स्टार। चिन्ना पैया फ्रॉम द ब्लॉक अबाउट टू बी अ स्टार। तो वहां पर ब्रदर ये कह रहे थे कि चिन्ना पैया जो है, ये ब्लॉक का जो छोकरा है, वो एक स्टार बनने वाला है। इस सॉन्ग में ब्रदर ये कह रहे हैं कि कैरेक्टर डेवलपमेंट हो चुका है, वो अब स्टार बनने नहीं वाला, वो स्टार बन चुका है। इसलिए यहाँ पर लाइन आता है, चिन्ना पैयन वेंट एंड वोर दैट क्राउन है। वेयरिंग द क्राउन का मतलब कि राजा बन जाना किसी चीज का। Call it KGF2 the way I get home the gold. Yo, I've been sick, never turned yellow, and my place don't go cold. KGF2 के साथ गोल्ड का जो रेफरेंस है वो तो आप लोगों को समझ में आ ही होगा, क्योंकि KGF बेसिकली मींस कोलार गोल्ड फील्ड्स, एंड पूरा मूवी दो मूवीज जो है इट्स अबाउट गेटिंग द गोल्ड आउट ऑफ दोस कोलार गोल्ड फील्ड्स। उस गोल्ड को लेकर की सारी चर्चा होती है, तो KGF2 और गोल्ड का रेफरेंस सबको पता है। लेकिन गेटिंग होम द गोल्ड का मतलब क्या है? गेटिंग होम द गोल्ड का मतलब यह है कि ब्रदर वी अगेन खुद को विनर बता रहे
रहे हैं इन द सेंस ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट्समैन जो कि घर में गोल्ड लेकर के आते हैं। मतलब कि अगर आप कोई भी इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करें स्पेशली इन दी ओलंपिक्स, तो गोल्ड उन लोगों को मिलता है जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करते हैं, जो विनर्स होते हैं हर एक कैटेगरी में। तो ब्रदर भी ये कह रहे हैं कि जैसे वो स्पोर्ट्समैन जो हर कैटेगरी में इंटरनेशनली विन करते हैं, वो गोल्ड लेकर के आते हैं इंडिया में, उसको कहते हैं गेटिंग होम द गोल्ड। तो ब्रदर भी कह रहे हैं कि वैसे ही मैं इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा और वहां भी विनर बन जाऊंगा। Call it KGF2, the way I get home the gold. Yo, I've been sick, never turned yellow, and my place don't go cold. I've been sick, नॉर्मल सा मीनिंग है, आप सबको पता है कि सिक होना मतलब बहुत ही अच्छा होना किसी काम में। सो ब्रदर जब कह रहे हैं यू हैव बीन सिक, मतलब कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा हूं अपने रैपिंग स्किल्स में। नेवर टर्न्ड येलो का रेफरेंस है जॉन्डिस वाला, क्योंकि जब आपको जॉन्डिस हो जाता है तो आपके आंखें पीली हो जाती हैं, बॉडी के दूसरे कुछ पार्ट्स भी थोड़े थोड़े पीले लगने लगते हैं, एंड ऑल्सो यू गेट सिक। सो या सिक के साथ येलो का यहाँ पर एक रेफरेंस तो हो गया। एंड ऑल्सो he says कि my place don't go cold, मतलब कि ब्रदर भी ये कह रहे हैं कि my place, उनके जो स्ट्रीम्स हैं, उनके जो व्यूज हैं, they never go cold, मतलब कि वो कभी भी रुकते नहीं हैं, वो चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। बट ऑब्वियसली when you fall sick, अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो फिर आप मर भी सकते हैं, एंड मरने पे बॉडी जो है इट गोज कोल्ड, लिटरली ठंडा हो जाता है बॉडी। अब यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो के साथ कैचअप करते हैं कि क्या चल रहा है। सो वीडियो में आपने बेसिकली देखा कि जॉर्डेनियन के जो दो बंदे हैं वो एक दूसरे के साथ compete करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, और यहाँ पर एंट्री होती है एक मुर्गे की। तो ये मुर्गा जो है ये पूरे वीडियो में एज अ स्पिरिट एनिमल इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि इस मुर्गे से सब लोग डरते हैं कि इसके पास कुछ ना कुछ तो जादुई शक्तियां हैं, जिसका कि हमें एंड रिजल्ट बाद में जाकर के दिखता है। तो यहाँ पर एक ये सीन प्ले हो रहा है जिससे कि हमें पता चलता है कि बेसिकली उस मुर्गे के सामने लोग चिकन खाने से भी डरते हैं। सो मुर्गे की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है इस बस्ती में। नाउ बैक टू द लिरिक्स। They be like, hold up, when even my bridges have been iconic. My hooks be crossing boundaries, six sister Chinnaswamy. They be like हावड़ा। ओके, सो हावड़ा तो नॉर्मली लिखा ही हुआ है, हावड़ा ब्रिज आप सबको पता है, लेकिन साथ ही साथ इसका एक होमोफोन है जो कि है हाउडा या फिर हाउडा, जैसे भी आप उसको बोलना चाहे। मतलब कि लोग पूछ रहे हैं कि कैसे हाउडा, कैसे कैसे तुमने ये किया। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं कैसे किया, कि तुम्हारे ब्रिजेस, जो सॉन्ग का जो ब्रिज सेक्शन होता है हुक के पहले जो आता है वो इतना आइकॉनिक कैसे है। एंड ऑब्वियसली हावड़ा ब्रिज जो है वो भी एक आइकॉनिक लिटरल ब्रिज है। एंड ब्रिज के बाद एज इज मैंडेटरी एक हुक का भी रेफरेंस आता है, क्योंकि ब्रिज के बाद हुक आता है ऑब्वियसली। तो ब्रदर भी ये कह रहे हैं कि हिज हुक्स बी क्रॉसिंग बाउंड्रीज, मतलब कि मेरे हुक्स जो हैं वो सारे के सारे बांध को तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे जो हुक्स हैं वो केवल इंडिया में नहीं फॉरेन में भी प्ले होते हैं, एंड ऑल्सो डीएचएच के बाहर भी प्ले होते हैं, क्योंकि एज यू नो रिसेंटली आत्मा रामा का जो हुक है वो बहुत ज्यादा वायरल गया था। सो इसलिए ब्रदर भी कह रहे हैं कि माई हुक्स बी क्रॉसिंग बाउंड्रीज, जो भी बाउंड्रीज हैं जिसमें कि रैपर्स फंसे हुए हैं उन सबको क्रॉस कर रहे हैं मेरे हुक्स जो हैं, गाने के जो हुक्स हैं। लेकिन ऑब्वियसली हुक शॉट एक क्रिकेट का शॉट होता है जिसको कि मारने पे बहुत ज्यादा छक्के लगते हैं। एंड ऑल्सो ही रेफर्स द चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो कि जाना जाता है छक्कों के लिए, बिकॉज चिन्नास्वामी स्टेडियम बहुत ज्यादा छोटा सा स्टेडियम है जहां पर छक्के मारना बहुत ज्यादा आसान है। सो बेसिकली पूरा का पूरा क्रिकेट रेफरेंस भी यहाँ पर आ जाता है कि हुक मारने पे बॉल जो है वो बाउंड्री क्रॉस कर जाती है और छक्का लगता है। Yo, I work overtime to carry this power forever like PRK. Go kill, I be going cuckoo, busting moves like Beyonce. पुनीत राजकुमार वाला रेफरेंस तो लिखा ही हुआ है सबटाइटल्स में। सो बेसिकली पुनीत राजकुमार का एक मूवी है जो कि है पावर। ब्रदर भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, ही वर्क ओवर टाइम। ओवर टाइम वर्क करने का मतलब सबको पता ही है। तो ब्रदर भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने इतना ज्यादा काम किया कि उन्हें फील होता है कि वो पुनीत राजकुमार है। एंड ऑल्सो ऑब्वियसली पावर मूवी का रेफरेंस हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ पीआरके जो है वो एक आई सर्जरी टेक्निक का एब्रिविएशन भी है। एंड ऑब्वियसली पीआरके सर्जरी जो है वो करने के बाद आपके आंखों का पावर सही होता है। ऑल्सो पुनीत राजकुमार के साथ आप इस चीज को भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ऑब्वियसली पुनीत राजकुमार अब तो जिंदा नहीं है, लेकिन उनका जो पावर है, उनका जो स्टारडम है वो अब भी कैरी होता जा रहा है, वो अब भी आगे बढ़ता जा रहा है। लोग अब भी उनको उतना ही चाहते हैं जितना पहले भी चाहते थे, इफ नॉट मोर। एंड वर्किंग ओवर टाइम, मतलब कि मौत के बाद भी उनका काम आगे बढ़ता जा रहा है।
Yo, I work overtime to carry this power forever like PRK. Kokila be going cuckoo, bustin' moves like Beyonce. कोकिला का मतलब वहां पर ब्रैकेट में लिखा ही हुआ है। गोइंग कुकूज का मतलब होता है पागल हो जाना। तो ब्रदवी ये कह रहे हैं कि उनको देख करके लोकल एरिया गर्ल्स सारी की सारी पागल हो जा रही हैं, जैसे कि हमने पिछला वाइंको वाले वीडियो में भी देखा था। देन दे आर बसिंग मूव्स लाइक बियॉन्से। तो बियॉन्से का गाना भी है मूव, उसका भी रेफरेंस हो गया। एंड ऑल्सो बियॉन्से इज नोन फॉर हर ग्रेट डांसिंग मूव्स। तो वो कह रहे हैं कि जो एरिया की लड़कियां हैं वो उनको देखकर इतनी पागल हो गई हैं कि वो बियॉन्से जैसे डांस करने लगी हैं। लेकिन कोकिला के साथ कुकू का एक और रेफरेंस है, क्योंकि कोकिल जो बर्ड होता है वो एक साउंड निकालता है जिसे हम कुहू कुहू कहते हैं या फिर कुकू भी कह सकते हैं। तो या उसका भी रेफरेंस यहाँ पर हो जाता है। Ganapati to Harbhajan to Joseph to Khalid. I fly with those I walk with and I feast with those I start with. मतलब कि मेरे जो दोस्त है जो मेरे साथ उस टाइम पर थे जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, उनको मैं अपने सक्सेस के टाइम पे भी अपने साथ ही रखता हूँ। सो बेसिकली फ्लाई विथ दोज आई वॉक्ड विथ का भी यही सेम मीनिंग है कि फ्लाई करना मतलब कि प्लेन में उड़ना और वॉक करना मतलब पैरों पे चलना। तो पैरों पे वो तब चलते थे जब वो सक्सेसफुल नहीं थे, फ्लाई तब कर रहे हैं जब सक्सेसफुल हो गए हैं। एंड ऑल्सो फीस्ट विद दोज आई स्टार्व विद का भी सेम मीनिंग है। स्टार्व वो तब करते थे मतलब कि भूखे पेट वो तब रहते थे जब वो सक्सेसफुल नहीं थे। एंड अब वो फीस्ट करते हैं मतलब कि अब वो भरपेट खाते हैं और बहुत बढ़िया खाते हैं क्योंकि अब वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो मेरे दोस्त थे जैसे कि गणपति, हरभजन, खालिद, ये सारे के सारे मेरे दोस्त जो पहले थे वो अब भी मेरे साथ हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी लाइक एक रेफरेंस है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो सारे बंदे हैं गणपति, हरभजन, जोसेफ, खालिद, ये सारी भी ब्रदवी जैसे ही पहले उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था एंड नाउ दे आर लाइक लेजेंड्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। क्योंकि गणपति जो है वो एक साउथ इंडियन एक्टर है, वेरी पॉपुलर। हरभजन सिंह को हर कोई जानता है, ही इज अ वेरी पॉपुलर क्रिकेटर। इससे पहले क्रिकेटर रेफरेंस भी आए हैं और साउथ इंडियन एक्टर वाले रेफरेंसेस भी आए हैं, सो उसके साथ भी कनेक्शन हो जाता है। जोसेफ से मुझे लगता है कि यहाँ पर जो जोसेफ विजय जो साउथ इंडियन एक्टर है, वेरी फेमस अगेन, उनका रेफरेंस ड्रॉप किया गया है। और खालिद को आई गेस सब लोग जानते ही हैं, ही इज अ वेरी पॉपुलर इंटरनेशनल म्यूजिकल आर्टिस्ट। बट ऑल्सो मुझे लगता है कि एक और चीज यहाँ पर ब्रदवी ने की है, बिकॉज ये चीज अनइंटेंशनल तो नहीं हो सकता। इन्होंने सारे के सारे नेम्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाए हैं। इफ यू सी, गणपति का जी आता है, हरभजन का एच आता है, जोसेफ का जे आता है, खालिद का के आता है। बट अब आप सोच रहे होंगे ये आई बीच में से कहां गया, तो आई आता है नेक्स्ट लाइन में, जो कि ब्रदवी खुद को बोल रहे हैं। Ganapati to Harbhajan to Joseph to Khalid. I fly with those I walk with and I feast with those I start with. ऑल्सो इफ यू नोटिस, ब्रदवी ने बहुत इंटेलिजेंटली यहाँ पर इंडिया के जो 4 मेजर रिलीजियंस है उनको भी एक शाउट आउट दिया है। क्योंकि गणपति इज हिंदू नेम, हरभजन इज अ सिख नेम, Joseph is a Christian name and Khalid is a Muslim name. They say the things to break your psyche when you take offense. ये लाइन काफी सिंपल सा है। वो ये कह रहे हैं कि जो आपके हेटर्स हैं वो आपको ऐसी ऐसी ऑफेंडिंग चीजें बोलेंगे ताकि आप अपने दिमाग में खुद को ही अंडर एस्टिमेट करने लगे। ब्रेक योर साइकी का मतलब बेसिकली वही होता है कि आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर देना, आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि अगर आप उनके बातों से ऑफेंड हो जाएंगे तो आपका ये कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा, और यही वो लोग चाहते हैं। सो डोंट गेट ऑफेंडेड, उनकी बातों को इग्नोर कर दो। They say the things to break your psyche when you take offense from being forsaken and outcast like an angel sings. अच्छा, इस लाइन का नॉर्मल मीनिंग ये होता है कि जो इंडस्ट्री के बंदे थे उन्होंने ये सोचा कि ब्रदवी को हम लोग एक आउटकास्ट बना देंगे। आउटकास्ट मतलब कि उसको नकार देना कि नहीं, तुमको हम इंडस्ट्री में नहीं आने देंगे, इंडस्ट्री में आने से रोक देंगे। ये उनका मोटिव था, ब्रदवी ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज को कनेक्ट किया है ब्रदवी ने सिंड एंजल्स के साथ। जैसे कि लूसीफर जो है वो एक सिंड एंजल है, उसको हेवन से निकाल दिया गया था ये बोल करके कि यू आर फोरसेकन। फोरसेकन का मतलब ये कि तुमने इतने पाप किए हैं कि तुमको अब हेवन में, जन्नत में जगह नहीं मिल सकती, तुमको अब हेल में जाना पड़ेगा, वहां पर ही रहना पड़ेगा। सो बेसिकली रेफरेंस कुछ ऐसा बन रहा है। ब्रदवी ये कह रहे हैं कि जैसे सिंड एंजल्स को हेवन में घुसने से मना कर दिया जाता है, उनको हेल में ढकेल दिया जाता है, उनको फोरसेक कर दिया जाता है, वैसे ही ब्रदवी को भी फोरसेकन बनाने की कोशिश करी गई थी, उनको भी आउटकास्ट बनाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ वो अगले लाइन में वो एक्सप्लेन करते हैं। I found a home in the hearts of people that would take me in till the day I broke the bank. The snakes returned to make amends. जब इंडस्ट्री के लोगों ने उनको आउटकास्ट बनाने की कोशिश की, उनको फोरसेक कर देने की कोशिश की, तब ब्रदवी को घर हेल में तो नहीं लेकिन लोगों के दिल में मिला।
बढ़िया लाइन यार, बढ़िया लाइन। I found a home in the hearts of people that would take me in till the day I broke the bank. The snakes returned to make amends. और यहाँ पर द थिंग कम्स फुल सर्कल कि जिन्होंने मुझको आउटकास्ट बनाने की कोशिश की थी, जिन्होंने मुझको ढकेल के सीन से निकालने की कोशिश करी थी, जब व्हेन आई ब्रोक द बैंक का मतलब है कि जब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, तब ये स्नेक्स, ये जो सांप है, दे रिटर्न टू मेक अमेंड्स, मतलब कि अब ये मेरे दोस्त बनना चाहते हैं फिर से, जिन्होंने मुझको पहले आउटकास्ट बनाने की कोशिश करी थी। Took the path less traveled, I went and broke the norm. They critique when I was hustling, now I flex like Hogan arm. इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए ब्रदर भी ये कर रहे हैं कि उनको क्रिटिक किया गया था क्योंकि ही ब्रोक द नॉर्म, कि जो नॉर्मल वे था फेमस होने का वो ब्रदर बी ने अपनाया नहीं, क्योंकि ब्रदर बी ने ये पहले भी बहुत बार कहा है, बिकॉज ही यूज्ड टू रैप इन इंग्लिश एंड साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, क्योंकि वो हिंदी में रैप नहीं करते थे, तो उनको मेन स्ट्रीम रैप इंडस्ट्री में आने से बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश करी थी, बट देन अब वो पॉपुलर हो चुके हैं, अब ही हैज मेड हिज प्लेस इन द सीन एंड नाउ ही फ्लेक्सेस लाइक होगन आर्म्स। फ्लेक्सिंग का मतलब सबको पता है, होगन आर्म्स का रेफरेंस है हल्क होगन के साथ, जिसके बाइसेप्स बहुत ही ज्यादा मोटे हैं, तो जब हल्क होगन फ्लेक्स करते हैं तब बहुत ही ज्यादा बढ़िया मसल्स दिखते हैं, तो उनके मसल्स के जितना ब्रदर बी फ्लेक्स कर सकते हैं, ब्रदर बी ये कह रहे हैं। Can't be immune to this music, they wanna loop us like Selena. Now, this is my favorite bar from the song. नॉर्मल मीनिंग पे पहले आते हैं, वो ये है कि ब्रदर ये कह रहे हैं कि मेरे गाने ये लोग लूप पे चलाते हैं, जैसे सेलेना गोमेज के गाने भी लूप पे चलते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ड प्ले है ल्यूपस नाम की एक बीमारी के साथ, जो कि सेलेना गोमेज को भी है, और ल्यूपस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसलिए जब ब्रदर भी ये कह रहे हैं कि कैन बी इम्यून टू दिस म्यूजिक, वो ना केवल ये मीन कर रहे हैं कि मेरे जो हेटर्स हैं वो भी मेरे म्यूजिक को एंजॉय करते हैं और कोई भी मेरे म्यूजिक से इम्यून नहीं है, हर किसी तक मेरा म्यूजिक पहुंचता है, हर कोई मेरे म्यूजिक को पसंद करता है, ये तो मीनिंग हो ही जाता है, बट ऑल्सो it refers to the lupus disease which Selena Gomez has, which is an autoimmune disease. This is actually a very dark bar considering the fact that lupus के वजह से Selena Gomez का करियर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, उनका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, so this is a very dark bar, but this is what rap and hip hop is known for, dark bars, dark comedy. Can't be immune to this music, they wanna loop us like Selena. I used to laugh the pain away like a zoo full of hyenas. काफी सिंपल सा लाइन, हाइनास हंसने के लिए जाने जाते हैं, तो मतलब ये कह रहे हैं कि मैं अपने दर्द पे भी हंस देता हूँ, दर्द को भी इग्नोर कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक हाइनास से भरा हुआ जू हो, तो बेसिकली अगर जू में हाइनास भरे हो बहुत ज्यादा हंसी आएगी, तो ब्रदर भी कह रहे हैं कि उतना ज्यादा मैं हंस के अपने पेन को इग्नोर कर देता हूँ। अब थोड़ा सा फिर से वीडियो की बातचीत करते हैं, वीडियो में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि ब्रदर भी जैसे ही एज अ रेफरी आते हैं, जो दोनों पार्टिसिपेंट्स है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एज यू रिमेंबर वाइंको में ब्रदर बी ने इनकी लड़की चुराई थी, इनको काइंड ऑफ बिट्रे करके। इस सीन में आप देख सकते हैं कि ब्रदर बी वाइंको वाला जो डांस मूव था उसको भी करके दिखा रहे हैं, उसको करके इनको टीज कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स को, एंड देन ही ऑल्सो थ्रोज अ फ्लाइंग किस एट दैट गर्ल, एट ऐश्वर्या, और फिर दोनों पार्टिसिपेंट्स में आंखों ही आंखों में ये चीज कनेक्ट हो जाता है कि हाँ अब तो हम इससे रिवेंज लेंगे। नाउ बैक टू द लिरिक्स। I only ever saw Diwali gifts from Chor Bazaar. I never pull no strings, look, ma, no guitar. दिवाली गिफ्ट फ्रॉम चोर बाजार का मीनिंग यहाँ पर यह है कि जो चोर बाजार में चीप प्राइसेस में नॉर्मल चीजें मिलती हैं, वैसे चीप प्राइसेस में उनको खरीदने पड़ते थे दिवाली के जो गिफ्ट्स हैं वो, क्योंकि बेसिकली उनके पास रियल मार्केट से खरीदने के लिए, जो फर्स्ट हैंड मार्केट है वहां से खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। एंड देन ही सेड ही पुल्ड नो स्ट्रिंग्स। पुलिंग स्ट्रिंग्स का मतलब ये होता है कि पॉलिटिक्स करना, तो मतलब ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करी है। देन पुलिंग स्ट्रिंग्स का जो लिटरल मीनिंग है, लिटरली अगर आप स्ट्रिंग्स को पुल करते हैं, मतलब कि किसी भी तार को पुल करते हैं, तो उस चीज को आप गिटार को बजाने के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि व्हेन यू आर like playing a guitar you have to literally pull strings. Come on, they said I'd only go so far. Chinna payan from the block when I had became a star. ये लाइन काफी सिंपल था कि लोगों ने कहा कि हाँ तुझसे नहीं होगा, पर मैंने कर दिखाया। चिन्ना पैया फ्रॉम द ब्लॉक when the head became a star. Obviously reference to that वाइंको वाला लाइन जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। Chinna payan from the block, about to be a star. अब इसके बाद तो हुक रिपीट होता है, सो लिरिक्स का काम खत्म हो चुका है। बैक टू द वीडियो। हमने कहां पर छोड़ा था कि दोनों पार्टिसिपेंट्स ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब तो हम इसको मारेंगे, सो इसलिए वो जैसे ही देखते हैं कि ब्रदर भी अपने जो चुराई हुई गर्लफ्रेंड है उसके साथ गुलू गुलू कर रहे हैं, वैसे ही वो लोग उनको मस्त पेट में पंच मारते हैं एंड उसके बाद
थुट्टी पे ही पंच मारते हैं। Obviously, I think it is also a reference to the fact that कि यहाँ पर हमें हुक में भी give Vinny the death to punch वाला एक चीज सुनने को मिलता है, तो उसके साथ भी connected है ये वाला scene, if I'm not wrong. So as soon as both of them punch Brother V, he gets completely knocked out. But उसके बाद हमारे जो वीडियो का सबसे ज्यादा overpowered character है उसका हमें फेस दिखता है, जो कि है वो मुर्गा। एंड मुर्गा जिसे सब लोग डरते हैं, वो ब्रदर वी को बेसिकली माइंड ही माइंड में कहते हैं कि उठ उठ, एंड ऑल्सो ऐश्वर्या वांट्स हिम टू गेट अप। सो इसलिए जैसे ही मुर्गा ये चीज मैनिफेस्ट करता है कि चल उठ जा, मेरा पावर मैं तुझको देता हूँ, वैसे ही ब्रदर वी के अंदर पावर आ जाती है हमारे तिलस्मी मुर्गे से, और वो वापस से उठ जाते हैं एंड ही गेट्स पावर्स लाइक एन एक्चुअल साउथ इंडियन मूवी स्टार, जैसा हमें साउथ इंडियन मूवीज में देखने को मिलता है। एंड देन उन्हें जाकर के फाइट भी नहीं करना पड़ता है, जैसे हमें अगेन साउथ इंडियन मूवीज में दिखता है कि गुंडे आते हैं हीरो को मारने के लिए एंड हीरो उनको एक एक मूव में ही ढेर कर देता है। वैसे ही ब्रदर वी लिटरली बस अपने हाथ को मूव करते हैं और जो बाकी के विलेंस है हमारे जॉन इंडियन के गाइस, वो ढेर हो जाते हैं कंप्लीटली। एंड देन just like a South Indian superstar, he opens his sunglasses and gives them the death stare. And then as we hear the last lines of the song, Chinna Payyan went and wore that crown है, वैसे ही हमें लिटरली ब्रदर वी यहाँ पर फिर से चैंपियनशिप को जीतते हुए एंड क्राउन लिटरली पहनते हुए दिखते हैं, which is obviously a metaphor for him being a winner in the scene as well. ओवरऑल काफी फन वीडियो, काफी ज्यादा कैची लगा मुझे सॉन्ग। मुझे लगता है कि रील्स पे चलने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस सॉन्ग का। लिरिकली भी काफी बढ़िया गाना है। प्रोबेबली लिरिक्स तो ज्यादा लोग समझेंगे नहीं, उतना ज्यादा ये फैलेगा नहीं लिरिक्स इसका, लेकिन द हुक पार्ट इज रियली कैची एंड आई थिंक उसके वजह से वो फैल सकता है, जस्ट लाइक आत्मा रामा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सब शेयर करें, रील्स बनाएं एंड प्रमोट द सॉन्ग एज वेल। काफी बढ़िया सॉन्ग था। बाकी जो गाने का टोटल स्कोर है वो आएगा एंड स्क्रीन में। एंड स्क्रीन में जाने से पहले याद रखिए कि जैसे ही चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर्स होते हैं हम लोग अंडरग्राउंड शाउटआउट्स भी करेंगे। सो 10 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पहुंचा दीजिए। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू सपोर्ट अ फेलो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट देन डू चेक आउट माय सॉन्ग्स एज वेल। ओरिजिनल रिमिक्सेस बहुत कुछ है चैनल पे, यहाँ पर एक लिंक तो मैं ऊपर ही डाल दूंगा, बाकी के आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे। विद दैट गुड बाय एंड टेक केयर। सिंगुलैरिटी की तरह शब्द मेरे भारी पर करते हैं जारी सारी हिट कलाकारी यहाँ लगे गिरधारी जैसे अद्भुत बारी बड़ी लिट से गीत लिख कर दिखाने के फीट मन में चैरिटी कैसे करता करे भी इन्फिनिट एबिलिटी टू गो बीट द वैनिटी आउट ऑफ फिक्स प्राणी की मैं तो लेता ना मनी बिकॉज़ आई ऑलरेडी गॉट द ऑन द बीट।